अगर आपको एविल डेड सीरीज़ का ज़रा-सा भी ग्रामर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो भूत है वो ऐसे चुपके से नहीं आता। यहाँ पर जो भूत है वो ऐसे चीज़ें गिराता नहीं है। यहाँ पर जो भूत है वो चुपके से रात के समय जब आप सो रहे हो तब आपका ब्लैंकेट नहीं खींचता है। यहाँ पर सीधा डीमन आ जाता है और वो पॉसेस कर लेता है और फिर उसके बाद उसको ख़त्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एविल डेड सीरीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ और इस सीरीज़ की अगर इसके पहले की आपने कोई भी पिक्चर नहीं देखी है, तो भी आप सीधा एविल डेड बर्न के लिए जा सकते हो। 2026 में ये एक अमेरिकन हॉरर सुपरनैचुरल जॉनरा की पिक्चर आ चुकी है एंड इस बार मैं इसको शायद सर्वाइवल भी एक ऐड उस जॉनरा में करना चाहूँगी बिकॉज़ पूरी पिक्चर को देखने के बाद लिटरली हम उस पर्टिकुलर एक इंसान के साथ जो सबसे आखिर में बचता है या बचती है, उस इंसान के साथ सर्वाइवल ही कर रहे होते हैं। ये पिक्चर बहुत ज़्यादा घिनौनी है। हर बार जो एविल डेड की पिक्चर आ जाती है, वो पिछली वाली पिक्चर से और ज़्यादा गोर हो जाती है, और ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है, और ज़्यादा अलग-अलग तरीके की एक्शन कोरियोग्राफी इजाद करते हुए हम सबके सामने रखती चली जाती है। बट इस बार सारी हदें पार हो चुकी है। अगर आपका दिल थोड़ा बहुत भी कमज़ोर है और अगर आप नॉर्मल सा कंटेंट ही कंज़्यूम करते हो, तो प्लीज़ इस पिक्चर के लिए मत चले जाना। आई नो रिव्यू थोड़ा-सा इस बार लेट हो चुका है, बट उसके बावजूद अगर जिन अभी भी कुछ लोग अगर 50-50 कन्फ्यूजन में रहे, तो मैं लेट मी टेल यू ये पिक्चर नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। अगर आप हार्डकोर हॉरर फैन हो तभी आप इस पिक्चर के लिए चले जाना। तो एविल डेड सीरीज़ की ये छठी फ़िल्म है और इसके पहले की सारी ही पिक्चरें मैंने देख ली है ऑलरेडी एंड मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकती हूँ, मैं इस पिक्चर को एक स्टैंड अलोन पिक्चर के तौर पर भी और एविल डेड सीरीज़ की एक अगली वाली पिक्चर के तौर पर भी अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मुझे एविल डेड राइज़ जो पिक्चर थी, वो ज़्यादा पसंद आई थी बर्न से। when it comes to character depth, when it comes to character writing, story writing and overall screenplay and everything. तो मुझे वो एक प्रीमाइस जिस तरीके से वहाँ पर सेट किया गया था राइज़ में वो ज़्यादा बेहतर लगा बर्न के कंपैरेटिवली। बट जिस चीज़ के लिए आप इस पिक्चर के लिए जाना चाहते हो वो पूरी भर-भर के आपको मिलेगी। वॉयलेंस वॉयलेंस और बहुत ज़्यादा मात्रा में वॉयलेंस, उसी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीन्स, इतने अलग-अलग नए-नए प्रकार के ब्रूटल सीन्स उन्होंने डायरेक्टर ने लाए हैं इस बार कि आपको उल्टी आ जाएगी थिएटर में और कुछ भी खाते समय आप इस पिक्चर को नहीं देख पाओगे। तो पहले खाना घर पर ही पेट भरकर खा लेना और उसके बाद इस पिक्चर के लिए चले जाना। दूसरी एक चीज़, पिक्चर खत्म होने के बाद इमीडिएटली उठ के मत आना, 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। रिमेंबर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है। तो उसके दिखने के बाद ही थिएटर से बाहर आना। थैंक मी लेटर। सेबेस्टियन वैनिशेक इस पिक्चर के डायरेक्टर है और वन ऑफ द को-राइटर्स है। तो इस पिक्चर के कुछ ऐसे सीन्स हैं, वनर शॉट्स हैं, कुछ जिस तरीके से शूट किए गए हैं वो बहुत बड़े-बड़े शॉट्स हैं, लंबे-लंबे शॉट्स हैं, उसका डेफिनिटली श्रेय इनको जाता है। तो फ़िल्म में हमें बेसिकली मुख्यतः एक फैमिली दिखाई देती है। मैं प्लॉट के बारे में बताने जा रही हूँ, डोंट वरी स्पॉयलर्स नहीं दिए जाएँगे। तो इस परिवार में एक दादी है, फिर उसके बाद एक माता-पिता है, उनके 2 बेटे और ऑब्वियसली उनकी वाइफ्स यानी कि 2 बहुएँ हैं। तो इस तरीके का ये पूरा परिवार है। अब जहाँ पर जो 2 भाई हैं, विल और जोसेफ, इन दोनों की जो बीवियाँ हैं, थिया और एलिस, तो ये हम सबको 4 मुख्यतः शुरुआत के ही पहले फ्रेम से दिखाई देते हैं, जहाँ पर एक क्लब में वो बात कर रहे हैं, मज़े मार रहे हैं बिकॉज़ जोसेफ का बर्थडे है उस दिन एंड देन विल जो है अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसी के साथ-साथ उसके उसकी बीवी के साथ यानी कि एलिस के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं फिलहाल। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, उसी के चलते वो बिल्कुल एक-दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे सामने कोई भी हो। फिर इसी झगड़े के चलते विल वहाँ से निकल जाता है एलिस के साथ झगड़ा करने के बाद और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो किस तरीके से होता है, क्या आपको वो पूरी पिक्चर में दिखाई देगा। बट हाँ, कहानी यहीं से शुरू हो जाती है, प्रीमाइस यहाँ पर सेट कर दिया जाता है। अब उसके बाद द बुक ऑफ द डेड का वापस एक बार यहाँ पर ज़िक्र किया गया है। इस बुक में इस बार 4 ऐसे शब्द हैं जिनको पुकारने के बाद जो डीमन्स हैं वो पजेस कर देते हैं। तो यहाँ पर विल का एक्सीडेंट जिस तरीके से होता है वहाँ पर वो जो डीमन है वो उसको वो 4 शब्द कहने के बाद पजेस कर लेती है और फिर उसके बाद शुरू होता है कांड, क्योंकि अब विल जो है वो वापस एक बार एलिस से क्योंकि झगड़ा हो करने के बाद वो निकल चुका था तो उसी का बदला लेने के लिए वापस आ चुका है। बट यहाँ पर अब कुछ और ही प्रीमाइस चल रहा है। अ, जोसेफ जो है यानी कि विल का छोटा भाई वो बेसिकली एक किताब के ऊपर रिसर्च कर रहा है। वो किताब जो है उसके दादा ने लिखी हुई है यानी कि उन्होंने भी रिसर्च करके लिखी हुई है। अब इस द बुक ऑफ द डेड में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है और इस बार अगर आपको डीमन से छुटकारा चाहिए तो एक डैगर है, यानी कि एक नाइफ है, वो आपको ढूँढना है। तो ये जो डीमन्स है ये खुद ही एक्चुअली उस नाइफ को ढूँढना चाहता है ताकि कोई और इसको यूज़ करके उन्हें ना खत्म कर दे। इसी की वज़ह से वो खुद उसको ढूँढ कर खुद के पास रखना चाहते हैं सो दैट नोबडी कैन स्टॉप देम। एंड इसी
इसीलिए इस पूरे पिक्चर में तलाश हो रही है उस एक डैगर की, उस एक छोटे से नाइफ की, जिसके लिए पूरा का पूरा कांड चल रहा है। अब इस पूरे पिक्चर में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो इसीलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहली पॉजिटिव कड़ी वो है सिनेमैटोग्राफी। आई लव्ड इट्स स्टाइल एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लंबे-लंबे सीन्स हैं जिसको बहुत ही वेल कोरियोग्राफ करके हम सबके सामने शूट करके रख दिया जाता है। स्पेशली पिक्चर की शुरुआत ही 2 फिशरमैन से होती है, 2 दोस्त होते हैं, फिर जिस तरीके से वो फिशिंग कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर क्या होता है हम सब लोग जानते हैं, टिपिकल एविल डेड का जो फॉर्मेट होता है, फिर पानी से ऊपर एक आ जाता है, उसके लिए आपको पिक्चर देखनी होगी। मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं जानबूझ के बोलना चाहती हूँ। बट अब उसके बाद जिस तरीके से उन दोनों को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर उनका क्या हाल होता है, वो सब कुछ शुरुआत की 10 मिनट में रफ़ा-दफ़ा करके दिखाया जाता है और फिर वहीं से कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश हो जाती है कि भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा आपने जितना सोचा है उससे कई गुना, 100 गुना ज़्यादा ब्रूटल इस पिक्चर में चीज़ें होने वाली है। एक सबसे स्पेशल सीन है जिसको मैं मेंशन करना चाहती हूँ पूरे पिक्चर में, और वो है परिवार का एक इंसान है, वो खुद को बचाते हुए रेंग रहा है ज़मीन पर उसी हॉल में, उसी पूरे स्पेस में परिवार के बाकी सदस्य एक-दूसरे को मार काट रहे हैं, एक-दूसरे को लिटरली इतना पटक-पटक के मार रहे हैं कि जिसको आप मतलब सोच भी नहीं सकते, और जिस तरीके से वो पूरा शूट किया गया है, वो इंसान टेबल के नीचे जा रहा है, फिर सोफ़े के यहाँ से जा रहा है, फिर वापस उठ के दरवाज़े के यहाँ पे जा रहा है। फिर जिस तरीके से वो पूरा वनर शॉट लिया गया है, दैट वाज़ माइंड ब्लोइंग एंड समथिंग यू हैव नॉट सीन इट बिफोर। आई मीन एटलीस्ट एविल डेड के सीरीज़ में ही हमने इस तरीके का शॉट नहीं देखा है इसके पहले, तो ये एक बहुत ही सरप्राइज़ वाला मोमेंट था मेरे लिए और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसकी ओवरऑल सिनेमैटोग्राफी एंड एक्शन कोरियोग्राफी, आई लव्ड इट। फिर एक और सीन है जहाँ पर बाथरूम के टब में एलिस और सुज़ैन होती है और फिर पूरा कैमरा 360 डिग्री घूमने के बाद वो दोनों जिस हालात में हमें दीवार के यहाँ पर मिलती है, दैट वाज़ समथिंग, मतलब जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि वो एक सीन देखने के बाद लिटरली कि हम एक सिर्फ हॉरर ही नहीं देख रहे हैं पिक्चर, है ना, हम क्रिएटिविटी भी देख रहे हैं शूट करते समय। वो एक रिमाइंडर खुद को मिल जाता है इमीडिएटली उसी समय पे, क्योंकि बहुत सारी ब्रूटल चीज़ें चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, गंदी चीज़ें चल रही है, इतनी गंदी, इतनी वाहियात, मतलब सबसे नीचे वाले स्तर के भी नीचे वाले स्तर की चीज़ें चल रही है पिक्चर में, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको उल्टियाँ होने वाली है, समोसा, पॉपकॉर्न्स अगर आप खा रहे हो वहाँ पर तो। बट उसी के साथ-साथ जब इस वाले पर्टिकुलर एक सीन को हम लोग देखते हैं, तब हमको याद आ जाता है कि अरे नहीं, वेट अ सेकंड, इसको किस तरीके से शूट किया होगा इन्होंने। वो एक इमीडिएटली एक थोड़ा-सा एक रिमाइंडर मिल जाता है ना, आई आई लव्ड इट। अगला पॉजिटिव पॉइंट इसकी एक्शन कोरियोग्राफी, जिस तरीके से डिज़ाइन की गई है, डेफिनिटली बहुत सारी अलग और नई चीज़ें उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। कुछ ऐसा नहीं है जो हमने रिपिटेटिवली इसके पहले बहुत बार देखा है, ऐसा नहीं है, तो आई लव्ड इट अगेन। इनफैक्ट एक कार के अंदर का सीन है जहाँ पर परिवार के 3 सदस्य कार में जा रहे होते हैं और उस टाइम पे जो भी चीज़ें वहाँ पर एक्शन कोरियोग्राफी डिज़ाइन की गई है, अ, मतलब वो ऐसा सीन था जिसको आप शायद अगले कुछ 10-15 दिनों के लिए नहीं भूल पाओगे। उसी के साथ-साथ एक और सीन है सलाइवा के रिलेटेड है वो सीन, दैट वाज़ द मोस्ट, मतलब सबसे गंदा सीन अभी तक के मैंने पूरी ज़िंदगी का देखा हुआ तो वो है। उसके बाद मतलब मैं कितनी चीज़ें बोलूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, बट बहुत ज़्यादा गंदी पिक्चर है। गंदी। अगली एक पॉज़िटिव कड़ी है, मुझे कलर ग्रेडिंग बहुत पसंद आई। शुरुआत के पहले ही फ्रेम से चाहे वो फिशरमैन का सीन हो, चाहे वो मतलब डिस्को के यहाँ का सीन हो, हर जगह पे एक डार्क टोन सेट कर दिया जाता है। आपको पता चलता है कि अब आप कुछ बहुत ही अजीब देखने वाले हो, बहुत ही डार्क देखने वाले हो, जिसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर लो। तो वो जो कलर पैलेट्स उन्होंने चूज़ किए हैं, वो मुझे बहुत पसंद आए। अगला एक सीन है जहाँ पर डाइनिंग टेबल पे जो भसड़ मचती है, जिस तरीके से वो पूरा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बिल्टअप दे रहे होते परिवार के, वो परिवार नहीं होता जिस जो सिर्फ़ बाहर से दिखावा कर रहा है कि भाई सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। पर अंदर से सब के सब एक-दूसरे के बस मरने का इंतज़ार कर रहे हो। उस तरीके की वो जो एक खौफ़नाक डाइनिंग टेबल की कहानी है, वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्टअप देके हम सबके सामने रखी है। आई लव दैट एंटायर सीन। एंड अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। इस पिक्चर की स्टोरी में कुछ ज़्यादा दम मुझे नहीं लगा। इनफैक्ट सिर्फ़ एक क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर परिवार के ऐसे-ऐसे सदस्य हैं, फिर ये हुआ है, दैट्स इट। आई गेट इट कि आपको 2 घंटे की पिक्चर में सब कुछ दिखाना था एंड आपको कट टू कट सारी चीज़ें रखनी थी। बट उसके बावजूद अगर आप एविल डेड राइज़ के बारे में अगर आप सोचोगे, तो वहाँ पर एक प्रॉपर कैरेक्टर आर्क था। हर एक कैरेक्टर, मतलब बच्चों के साथ अगर कनेक्ट करना हो या फिर जो 2 सिस्टर्स थी उनके साथ, उनके अंदर की स्टोरी, ये सारी चीज़ें, मतलब एविल डेड राइज़ की जो स्टोरी थी वो मुझे इससे कई गुना अच्छी लगी एंड उसकी वजह से वो स्टोरी आज भी याद है।
बट इस पिक्चर की स्टोरी के लिए, कैरेक्टर के डेप्थ के लिए, कैरेक्टर की राइटिंग के लिए कुछ ज़्यादा मुझे इम्प्रेसिव काम इतना कुछ नहीं लगा, जो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकता था। समवेयर आई फेल्ट इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइमैक्स थोड़ा-सा हॉलीवुड के टिपिकल ज़ोन में चला जाता है एंड या थोड़ा बहुत वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो आई लव्ड इट एंड मेरी तरफ से इस पिक्चर के लिए 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। फिलहाल ये था मेरा रिव्यू एविल डेड बर्न। इस पिक्चर के बारे में आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।